भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले देखते हैं अपने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा। वह परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आकार और आयतन, इन चीज़ों में परिवर्तन होता है। या तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, या उसके दाब में होगा, या उसके आकार में होगा, या उसके आयतन में परिवर्तन होता है, वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कोई चीज़ ठोस है, मान लीजिए एक कपूर की गोली है, उसको अपने गर्म करेंगे ना तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो गैस में कन्वर्ट होगी ना उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहलाता है। इसका ये किस किस में होता है? कपूर, नौशादर, नेफ्थलीन, जो शुष्क बर्फ़ यानी कि ठोस CO2 होती है उसमें होता है। तो ये ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस का वापस द्रव बनना, जैसे मान लीजिए भाप है, वो हवा से ठंडी होगी तो उसका जब वापस पानी बनेगा ना तो उस कंडीशन को संघनन बोलते हैं। जैसे बादल बनते हैं ना, वो संघनन से बनते हैं। और द्रव, मान लीजिए पानी है और उसकी वापस गैस बन रही है, जैसे पानी को गर्म किया, उसकी वाष्प बन गई, तो वो आपका वाष्पन कहलाता है। फिर द्रव से ठोस बनना, द्रव से ठोस, जैसे पानी है, पानी को फ्रीज में रख दिया आपने, तो फ्रीज में रख देंगे तो वो जम जाएगा, ठोस हो जाएगा, तो उसको हीमन बोलते हैं। और ठोस से द्रव में बदलना यानी कि वापस से बर्फ़ का पानी में बदलना, वो उसका गलन कहलाता है। तो ये चीज़ें। फिर आता है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे फट करके गैस निकलना, रंग बदल जाता है। हमेशा रंग नहीं बदलता, लेकिन कुछ स्थितियों में रंग बदल जाता है। और रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊष्मा भी निकलेगी, रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊष्मा भी निकलती है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। भौतिक अवस्था में परिवर्तन जैसे गलन, बर्फ़ का पानी में बढ़ना, क्वथन, उबलना, संघनन जैसे बादल बनना, ये सब क्या है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण है। वे परिवर्तन जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। मान लीजिए कागज़ है, तोड़ करके टुकड़े कर दिए, तो नया पदार्थ क्या बना? वो रहा तो कागज़ का कागज़ ही। तो इस तरीके से भौतिक पदार्थ में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा। उत्क्रमणीय प्रक्रमण है, यानी कि आप जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म करोगे ना तो वो पानी बन जाएगी, लेकिन पानी को आप वापस जमा दो, बर्फ़ बन जाएगी। उल्ट पुल्ट कर सकते हैं अपने, ये उत्क्रमणीय होता है सदैव। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय है, उसको आप वापस पलट नहीं सकते उसमें दोबारा, जिस कंडीशन में पहले था ना उसमें नहीं जा सकते। और ये अस्थायी होता है भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन स्थायी है। एक बार कांड हो गया तो वो दोबारा सही नहीं हो सकता। उदाहरण क्या क्या है? प्रिज्म से अपने प्रकाश गुजारेंगे ना, सफ़ेद प्रकाश, तो वो 7 कलर में बदलेगा, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और अपने सांस लेते हैं ना, जब अंदर बाहर करते हैं, वो भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण है, वो भी भौतिक परिवर्तन है। पानी में शक्कर का घुलना है, वो भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चाशनी का बनना है, वो भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और बर्फ़ का पानी में बदलना, बर्फ़ है वो पिघल करके पानी बन गई, ये भी भौतिक है। गिल्ली मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, वो भी भौतिक है, क्योंकि वापस भिगोएंगे तो वापस वो गीली मिट्टी हो जाएगी। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, ये ध्यान रखना है, ये भौतिक ही है, कहीं इसको रासायनिक न कर दिया जाए। एल्यूमिनियम को पीट करके अपने चादर बना देते हैं, चादर को पीट करके वापस वो उसका गोला बना देते हैं, तो इस तरीके से ये भी भौतिक है। पेड़ काटा है, वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। चाक के छोटे छोटे टुकड़े करना, जो चौक होती है दिखने वाली, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, वो भी भौतिक परिवर्तन है। सेब को काटना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना है, वो भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भी भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग की आकृति जैसे खींच के छोड़ी, वो थोड़ी देर बाद अपनी सेम आकृति में आ जाती है।
खींच लो, कैसे भी कर लो, लेकिन रहेगी वो वैसी बाद में, तो वो भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबक में बदलना भौतिक परिवर्तन है, थोड़ी देर बाद वो अपना गुण त्याग देगी और वापस से लोहा बन जाएगा। कांच का टूटना है वो भी भौतिक है। लोहे की छड़ को गर्म करना ये भी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन जैसे सांस लेना तो भौतिक है, लेकिन श्वसन होता है ना, जो रेस्पिरेशन, वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो आगे ग्लूकोज फ्रक्टोज इन सब में टूटता है, तो उसको अपने भौतिक नहीं कह सकते, रासायनिक है। मेहंदी का रचना भी रासायनिक है। फलों का सड़ना भी रासायनिक है। किण्वन के द्वारा अंगूर से शराब बनाना भी रासायनिक है। भोजन पक गया वो भी रासायनिक है। कागज़ जल गया तो अपने उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते, वो भी रासायनिक है। और कोयले का दहन किया गया है वो भी रासायनिक है। कार्बन का दहन है वो भी रासायनिक है। मैग्नीशियम फीता दहन है वो रासायनिक है। लेकिन गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना किसका है? भौतिक का है। फटाकों का विस्फोट होना रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक है और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक है। सेब काटना भौतिक है। सेब कटने के बाद आयरन ऑक्साइड के कारण उसका कलर बदल जाता है, भूरे रंग का हो जाता है, तो वो रासायनिक है। चांदी का काला होना Ag2S सिल्वर एल्फाइड के कारण होता है। ये सब किसके कारण? Ag2S सिल्वर एल्फाइड के कारण चांदी का काला होना। तांबे का हरा होना कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। तांबे का हरा होना कॉपर कार्बोनेट CuCO3। कॉपर कार्बोनेट का क्या है? Cu कॉपर हो गया और कार्बोनेट CO3। तांबे का हरा होना कॉपर कार्बोनेट और चांदी का काला होना सिल्वर एल्फाइड। दूध का फटना और दही का बनना ये भी रासायनिक है। लैक्टोबैसिलस होता है, उसके कारण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का होना भी रासायनिक है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक है। लोहे के जो जंग है उसका सूत्र क्या है? Fe2O3.XH2O। Fe2O3.XH2O। जंग लगे लोहे के भार में सदैव वृद्धि होती है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग लगे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण होता है। जंग लगे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं ना अपने, या जिंक जंग से बचाने के लिए चढ़ाते हैं, तो वो गैल्वेनीकरण कहलाता है। एनोडीकरण, धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं ना, वो एनोडीकरण है। मोटी ऑक्साइड की जो परत चढ़ाते हैं वो एनोडीकरण है। पदार्थों को चुंबकित करना यानी कि उनमें चुंबक का गुण आना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और थोड़ी देर बाद वो चुंबक का गुण त्याग देगी तो वो वापस सेम कंडीशन में आ जाएगी। तो चुंबकित करना भौतिक परिवर्तन है। और धातु पर मोटी जो ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं उसे एनोडीकरण कहते हैं। मोमबत्ती के जलने के दौरान भौतिक व रासायनिक दोनों गुण प्रदर्शित होते हैं। जो पिघलती है वो भौतिक है, जल करके खत्म हो गई वो रासायनिक है, तो दोनों होते हैं इसमें। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रंग परिवर्तन हो सकता है रासायनिक में, गैस उत्सर्जित हो सकती है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, अवशोषित कभी नहीं, गलत है ये। उत्पन्न भी होती है और अवशोषित भी होती है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है फटफट करके से। एक बंद निकाय में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के समय क्या अपरिवर्तित रहता है? एक बंद निकाय है, उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय क्या चीज़ है वो जो अपरिवर्तित रहती है, चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हो? कण का विन्यास चेंज होता है, घनत्व चेंज होता है, आकार चेंज होता है, लेकिन जो द्रव्यमान है ना वो समान रहता है, सदैव समान रहेगा वो। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, क्या? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपने को अभिक्रियाएं सारी पढ़नी पड़ेगी। लिखा हुआ तो ऑक्सीकरण और अपचयन दो ही है, लेकिन पढ़ेंगे अपने सारी केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होता है तब क्या होते हैं? एक तो अभिकारक उपस्थित होते हैं, ए हो गया, दो हो गया, मतलब एक और दो या दो अभिकारक होते हैं, उनसे मिलकर के एक
जो सी बनता है ना वो उत्पाद होता है। तो जो मिलेंगे वो विकारक और जो मिलकर के एक पदार्थ बनेगा वो उत्पाद कहलाता है। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक यानी कि कौन कौन मिले हैं और उत्पाद यानी कि मिलकर के क्या बना है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से हमें उत्क्रमणीयता का पता चलता है कि वापस पलटेगी या नहीं पलटेगी या पलट सकते हैं अपने। रासायनिक समीकरण से हमें ऊष्मा की जानकारी होती है। अगर कोई रासायनिक केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उससे हमें ऊष्मा की जानकारी मिलती है। उससे किसकी जानकारी मिलती है? ऊष्मा की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण हमें भौतिक अवस्था की जानकारी देती है। रासायनिक समीकरण हमें भौतिक अवस्था की जानकारी देती है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी नहीं देती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया अपने देखते हैं तो वो ये नहीं बता सकती कि ये अभिक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उसकी भौतिक अवस्था की जानकारी देती है। वो ठोस है, द्रव है या गैस है, कौन क्या चीज़ है वो सब बताता है। अभिकारक और उत्पादों के सांद्रता की जानकारी नहीं देती है। कितना क्या मिलाया है ये अपने रासायनिक अभिक्रिया से पता नहीं कर सकते। एक पूर्ण होने की जानकारी नहीं देती, एक भौतिक अवस्था की जानकारी देती है हमें, कौन सा पदार्थ क्या है वो देगी, और सांद्रता की जानकारी नहीं देती। ठीक है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। संतुलित करने के लिए सबसे पहले समीकरण में अपने एक तो C को ढूंढेंगे कार्बन को, एक H को ढूंढेंगे और एक O को ढूंढेंगे, और इस क्रम से ही ढूंढना है। अगर C ना हो तो H से स्टार्ट कर दो, H ना है तो O से कर दो, लेकिन क्रम यही रहेगा, पहले ही H से कर दो, मिला दिया, फिर C करो, तो ये सेट नहीं बैठेगा। जैसे MgO2 बराबर MgO लिख रखा है, अपने दोबारा लिख लेते हैं, Mg प्लस O2 बराबर MgO। ठीक है। अब इसको बराबर करना है। सबसे पहले C ढूंढो, C नहीं है, H ढूंढो, H नहीं है, O है, इसमें O है, O इसमें कितने हैं? 2 है, यहाँ पर कितने हैं? 1 है, तो यहाँ 2 लिख दो। अब O2 हो गया, और अब देखो ये O तो 2 हो गया, लेकिन जो ये Mg है ना ये भी 2 हो गया, तो अपने इस Mg के आगे 2 लगा देंगे, तो इस तरीके से ये संतुलित हो जाएगी। 2Mg O2 O2, ये एक पूरी रासायनिक समीकरण होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। फिर जैसे CH4 प्लस O2, आगे फिर CO2 प्लस H2। इसको कंप्लीट करना है तो सबसे पहले C को ढूंढो, H को ढूंढो, फिर O को ढूंढो। सबसे पहले CH4 है, ठीक है, CH4 है, तो CO2, C कितना है यहाँ पर? 4 है, H कितने हैं? 4 है, C को छोड़ दो, C 1 है यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। फिर H कितना है? H 4 है, यहाँ पर H कितना है? 2 है, तो इसके आगे 2 लिख दो, ये भी 4 हो गया। फिर O कितना है? O2, लेकिन यहाँ पर O2 कितना हो गया? ये एक O2 तो है ही, फिर ये वाला और ये वाला, ये भी तो O2 बनेगा, तो इधर 4 O2 है ना, तो इसको भी अपने पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 O2, तो CH4 CH4, 2 O2 2 O2, CO2 CO2, 2H2O 2H2O। इस तरीके से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। उसके बाद अपने एक रासायनिक समीकरण और करते हैं संतुलित, जैसे C2H6 प्लस O2 लिखा हुआ था, इधर CO2 और 3 यानी H2O लिखा हुआ था। तो सबसे पहले C को ढूंढो, C यहाँ पर 2 है और यहाँ पर C कितना है? 0 था, तो आपने 2 लिख दिया, तो C2 हो गया कंप्लीट। फिर H कितना है? 6 है, और यहाँ पर H कितना है? 2 है, तो 3 से हो गया। फिर O2 कितना है यहाँ पर?
2 है, यहाँ पर 4 O2 हो रखा है और एक ये हो गया 4 और 3 7 O2 हो गया। तो वो यहाँ पे अपन लिख देंगे 7 O2 पर 2 से भाग दे देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 7 बच जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो 2C2H6 इस 2 का सभी में गुणा कर देंगे ना, तो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। ये 4 और 3 7 हो रहा है और इसको भी 7 करना था, लेकिन यहाँ पर देखो 2 पहले से है, तो 7 दूनी 14 कर करके 2 का भाग दे दो, 7 ही रहेगा। तो और इस 2 को हटाने के लिए ना इस 2 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, 2C2 और H6 इसका हो गया, फिर 7 O2 और इसका भी 2 से गुणा कर दो तो 4 CO2 और इसका भी 2 से कर दो तो 6 H2। अभी Fe प्लस H2O है, तो सबसे पहले CNA, फिर पहले C का करना है, फिर H का करना है, फिर O का करना है, इसी क्रम में चलना है ना। तो यहाँ पर CNA H2 है और O है, तो H2 इधर कितना है H2 है, O कितना है 0, यहाँ पर O 4 है, तो इस O को बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 लगेंगे, तो 4 दूनी 8 H हो गई, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 H, O4 हो गया और 3 के आगे Fe के आगे 3 लगा देंगे तो 3 Fe मिल जाएगा। यहाँ पर गुणांक पूछे ना, गुणांक, तो इसके गुणांक क्या हो जाएंगे 3 4 1, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा और ये 4 का 4 आ जाएगा, ये गुणांक है इसके। अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहले योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया और वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया, 2 अभिक्रियाएं होती है एक दूसरे के अपोजिट है। ये संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अपघटन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जोड़ करके जब एकल उत्पाद बनाते हैं तो वह योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जोड़ करके जब एकल उत्पाद बनाते हैं ना, A B मिले और C बना दिया तो वो योगात्मक अभिक्रिया है। जब एकल अभिकारक मिल करके ना मिल करके टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना देते हैं वो वियोजन अभिक्रिया है। A है उसको तोड़ करके B C D बना दिया तो वो आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। जैसे MgO2 है, इसको मिलाएंगे ना तो MgO2 ये पूरा 2MgO बन जाएगा। CO प्लस O2 है तो CO2 बन जाएगा। इस तरीके से 2 से मिला करके एक बनाएंगे, संयोजन योगात्मक, और वियोजन और अपघटक जिसमें 1 से टूट करके 2 या 3 बने। CaCO3 है तो CaO प्लस CO2, Ag प्लस Br है, Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, इस तरीके से। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक 2 अभिक्रियाओं के प्रकार है ये। एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी और एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा शोषी। जो ऊष्मा लेती है वो एंडोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक जो ऊष्मा बाहर निकालती है, उत्सर्जन होता है, वो एक ऊष्माक्षेपी है। ऊष्मा का उत्सर्जन होना ऊष्माक्षेपी कहलाता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होना, ऊष्मा का उत्सर्जन होना ऊष्मा क्षेपी है। ये क्या होगी, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा ना वो गर्म लगेगी हमेशा, और उत्सर्जन होगा तो मतलब वो त्याग करेगी तो वो नेगेटिव होती है। जैसे CaO H2O ये दोनों मिल करके आगे उत्पाद बनाएंगे तो CaOH की ट्वाइस प्लस हीट, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ये गर्म होती है और नेगेटिव होती है।
ऊष्मा शोषी देखेंगे तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये ठंडी होगी। एक तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ये ठंडी होती है ऊष्मा शोषी, और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अवशोषण करती है उसमें पॉजिटिव चार्ज और उत्सर्जन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज। जैसे शोषण है, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन है, सांद्र अम्ल क्षार का तनुकरण गाढ़ा पतला, ये होना, ये भी आपका ऊष्मा क्षेपी है। शोषण, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन, सांद्र अम्ल क्षार का तनुकरण, ये ऊष्मा क्षेपी है। और ऊष्मा शोषी प्रकाश संश्लेषण हो गया, जैसे सूर्य का प्रकाश यानी कि ऊष्मा को ग्रहण करती है, उसमें बर्फ़ पिघलेगी, मतलब पिघल रही है तो वो ऊष्मा का अवशोषण कर रही है, तभी तो वो पिघल रही है। फिर एक नोट है कि अंडे को चांदी के चम्मच से खाने पर सिल्वर सल्फाइड AgS बनता है, और उसके कारण चम्मच है वो ख़राब हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड बनता है चांदी के काला होने का कारण। Ag2S नहीं है क्या वो? चांदी के काला होने का कारण AgS, सिल्वर सल्फाइड। अंडे को चांदी के चम्मच से खाने पर सिल्वर सल्फाइड बनता है, उसके कारण वो चम्मच ख़राब हो जाती है। जो अंडे की जो खोल होती है, जो उसमें पदार्थ होता है, उसमें सल्फ़र होता है, और सल्फ़र वो चांदी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। फिर विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन और द्विविस्थापन, जैसे AB+C है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्वों को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है। जो शक्तिशाली है वो कमज़ोर को हटा देगा दूसरी जगह और खुद उसकी जगह आ जाएगा, वो विस्थापन कहलाता है। जैसे AB+C बराबर ये AB है, तो यहाँ पर A का विस्थापन हो जाएगा, B के साथ C आ जाएगा और A अकेला चला जाएगा। जिससे CuSO4 प्लस FeSO4 CO अकेला हो जाएगा। इस तरीके से विस्थापन हो जाता है इसमें। और विस्थापन के लिए आपको पदार्थों का जो वो क्रम है कि कौन कितना शक्तिशाली है वो याद करना पड़ेगा। जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ये ट्रिक याद करनी है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। केदारनाथ का माली माली मतलब MG, माली आलू AL जरा ZN फीके FE पकाता है, फीके पकाता PB, और है से आपको याद रखना है H हाइड्रोजन, और फिर कौन CU कौन है HG, आगे आओ AG, आओ से AU। तो इस तरीके से याद रखना है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन आगे आओ, के केदारनाथ के NA, केदारनाथ का CA, माली MG, और आलू AL, आलू जरा ZN, फीके FE, फीके पकाता है PB, H पकाता है, कौन है आगे आओ, कौन है CU, कौन है HG है आगे आओ AG, और फिर AU। तो अपने को समीकरण दे रखी है, जैसे ZnSO4 प्लस Fe, फिर अभिक्रिया, फिर Fe
SO4 प्लस Zn। तो ये अभिक्रिया क्या है, गलत है, क्योंकि ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता। जैसे Zn है ना, वो अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, Fe से। ये देखो Fe यहाँ पर है, Zn यहाँ पर है, तो Zn ज़्यादा अभिक्रियाशील है Fe के बजाय। तो ये Fe है ना, Fe हट जाएगा और इसकी जगह Zn आ जाएगा। ZnSO4 Fe का Fe अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये विस्थापन होता है। Zn ने Fe को हटा दिया। फिर द्विविस्थापन में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन आपस में क्या कर लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं और दो नए यौगिक बनते हैं, और दो नए यौगिक बन जाते हैं। जैसे ABCD, दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदलते हैं। ABCD है तो ये A इस D के साथ चला जाएगा, B इस C के साथ चला जाएगा। जैसे MgSO4 प्लस NaCl है तो MgSO4 है वो NaSO4 हो जाएगा और MgCl हो जाएगा। इस तरीके से ये आपस में स्थान बदल लेते हैं। फिर आता है मंद अभिक्रियाएं और तीव्र अभिक्रियाएं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं धीमी होती है, धीमी गति से पूरी होने में अधिक समय लेती है, टाइम लगता है उनमें, वो मंद अभिक्रिया कहलाती है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत तेज़ी से होती है, पलक झपकते ही वो संपन्न हो जाती है, वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तो मंद अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं, लोहे पर जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, भोजन का सड़ना एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे CH3COOH है प्लस C2 प्लस H5OH, तो C3COO CH5 C2H5 प्लस H2 इस तरीके से बन जाएगी। तो तीव्र अभिक्रियाओं में अम्ल क्षार अभिक्रिया वो तीव्र होती है, सोडियम की पानी से अभिक्रिया तीव्र होती है, प्रकाश संश्लेषण है वो 10-12 सेकंड में हो जाता है, तो वो भी तीव्र अभिक्रिया है। इस तरीके से तीव्र अभिक्रिया होती है। फिर ऑक्सीकरण और उपचयन, अपचयन। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं और सामने होता है इसके अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन क्या है, ऊपर है, ऑक्सीजन कहाँ पर है, ऊपर है, तो ऑक्सीकरण उपचयन होता है। अपचयन, इसमें ऑक्सीजन हटेगी। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। MgO2 है तो 2MgO हो जाएगा, CO2 है तो CO2 हो जाएगा, C में O2 जुड़ जाएगा, Mg में O2 जुड़ जाएगा। इस तरीके से O2 जुड़ती है। इसमें हाइड्रोजन निकलेगी, जिधर O2 जुड़ेगी ना उधर हाइड्रोजन निकलेगी और इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। ऑक्सीकरण के अंक में वृद्धि होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीकरण के अंक में वृद्धि होगी, हाइड्रोजन निकलेगी और इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। फिर आता है अपचयन, रिडक्शन। O2 हटेगी, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी, इससे असंतृप्त वसा प्लस H2 ये इसमें जुड़ी है तो ये संतृप्त वसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त वसा हो जाएगा और इसमें उत्प्रेरक का काम निकल करेगा। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया H2 से क्रिया करवाने के कारण इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं और निकल इसमें उत्प्रेरक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और ऑक्सीकरण के अंक में वृद्धि होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण इनकी ऑक्सीजन जुड़ना और अपचयन ऑक्सीकरण हटना दोनों होती है, वो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो उसे अपचायक कहते हैं और जिसका अपचयन हुआ हो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O, तो CuO प्लस H2 है तो इधर Cu से O हटा है तो ये पूरा CuO है ना वो ऑक्सीकारक है और इधर H2 है, यहाँ से हटा है और इसमें जुड़ा है, O2 जुड़ा है, ये ऑक्सीकरण हुआ है यहाँ पर। जिसका ऑक्सीकरण
हो वह उपचायक होता है, अपचायक होता है, ऑक्सीकरण हुआ है। हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये अपचायक है, हाइड्रोजन अपचायक है। और जिसका अपचयन हुआ हो वो ऑक्सीकारक है। CuO है तो इसमें से निकला है तो यहाँ पर अपचायक है, वो ऑक्सीकारक है। Zn + C = Zn + CO। यहाँ पर ZnO से क्या है, ऑक्सीजन निकली है तो अपचयन है। ZnO ऑक्सीकारक कहलाएगा, जिससे ऑक्सीजन निकले वो ऑक्सीकारक है और जिसमें जुड़े वो अपचायक है। ऑक्सीकरण का उदाहरण है, संक्षारण है वो किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जब कोई धातु हवा, नमी या रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर के धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरी परत आना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। विकृत गंधिता, वस्तुएं खराब न हों इसके लिए, वस्तुओं का खराब होने पर उनसे गंध आने लगती है, उसको विकृत गंधिता कहते हैं। ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग का परिवर्तित कर देते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, खुद कोई चीज़ ग्रहण या छोड़ते नहीं है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक जो होता है वो उत्प्रेरण जो घटना होती है उसको उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे 2KClO3 MgO2 तो KCl3O2, इस तरीके से ये उत्प्रेरक है। इसमें यहाँ पर MnO2 ये उत्प्रेरक है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो वनस्पति घी बन जाएगा और यहाँ पर उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक निकिल होता है। उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। उनके स्वयं के रासायनिक संगठन एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति प्राप्त होती है। जो अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा ही प्राप्त होती है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। हर अलग अलग अभिक्रिया का अलग अलग उत्प्रेरक होता है, अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, वो उसका स्टार्टर नहीं है, वो उसके वेग में परिवर्तन करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्प्रेरक एक फिक्स ताप पर ही एक्टिव होता है। ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा ना तो इनकी एक्टिव और डीएक्टिवनेस भी बढ़ती कम ज़्यादा होती रहती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक वर्धक, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। अब अभिक्रिया हो रही है, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक डालते हैं और उत्प्रेरक को ज़्यादा एक्टिव करने के लिए उसमें उत्प्रेरक वर्धक डालते हैं। यहाँ उत्प्रेरक Fe है, लेकिन जो मोलिब्डेनम है वो उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा। यहाँ पर वनस्पति तेल और H2 में अभिक्रिया कराएंगे तो वनस्पति घी बनेगा। निकिल तो उत्प्रेरक है और Cu उसका उत्प्रेरक वर्धक है। उत्प्रेरक विष, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, धीमी कर देते हैं करें तो वो उत्प्रेरक विष होता है। जिसे N2 + 3H2 FeCO12H3, यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक विष है। उत्प्रेरक के प्रकार, अवस्था के आधार पर। समांगी उत्प्रेरक, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिकारक एवं उत्पाद
तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे ये भी ठोस, ये भी ठोस, और ये भी ठोस, ये भी ठोस, ये भी ठोस। उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों सेम अवस्था होगी ना उनकी, तभी वो समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है? फिर यहाँ पर देख सकते हैं सिंबल, जैसे एल लिखा हो तो मतलब वो लिक्विड है, ए क्यू लिखा हुआ है तो भी वो लिक्विड है, द्रव है, जलीय है, एस है मतलब वो सॉलिड है, ठोस है, और जी मतलब गैस। विषमांगी उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक या उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, तथा क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। क्रिया क्या कहलाती है? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे यहाँ पर N2 है वो गैस है, 3H2 है वो गैस है, Fe है वो सॉलिड हो गया लोहा जैसे, और 2NH3 है वो भी गैस है। तो एक यहाँ पर अलग है, बाकी गैस है, तो ये विषमांगी हो गया। वनस्पति तेल और ये सब ठीक है, सबकी अवस्थाएं अलग अलग होती है इसमें। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। धनात्मक उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे महंगी प्लेट निकालो बना एसिड पिएंगे उसमें, महंगी प्लेट निकालो बना एसिड पिएंगे उसमें, महंगी प्लेट निकालो, यानी कि वो धन मांग रहा है। धनात्मक उत्प्रेरक महंगी प्लेट, महंगी प्लेट निकालो बना एसिड पिएंगे, महंगी MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। महंगी तांबा की प्लेट निकालो बना एसिड पिएंगे। दूसरा है तांबा, वो भी आपका धनात्मक उत्प्रेरक है। प्लेट से प्लेटिनम याद रखना है, निकालो से निकल याद रखना है, लो से लोहा याद रखना है, बना से वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, और ओस में बना एसिड पिएंगे तो एसिड HCl H2SO4, तो ये भी आपका धनात्मक उत्प्रेरक है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। फिर आते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे 2H2O2, ग्लिसरॉल मिलाया 2H2O + HO2, इसमें कौन कौन से हैं? तो ऋणात्मक उत्प्रेरकों को याद रखने के लिए गिलफास्ट AC के नीचे एथेनॉल आ से आपको याद रखना है, एथेनॉल, ग्लिसरॉल, फास्ट से फास्फोरिक अम्ल, एस्टिनालाइड, और के नीचे क्विनोल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फास्ट AC के नीचे ग्लिसरॉल की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर कम हो जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अपघटन की दर कम हो जाती है ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण करने के लिए इसमें सूक्ष्म मात्रा में ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक है। क्लोरोफॉर्म फास्जीन, क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फास्जीन बनाती है। इस अभिक्रिया की गति को मंद करने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में एथेनॉल C2H5OH मिला दिया जाता है। स्वतः उत्प्रेरक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का काम करता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, वह स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का काम करता है, स्वयं ही किसका काम करता है? उत्प्रेरक का, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। यह प्रारंभ में अभिक्रिया मंद गति से होती है
परंतु उत्पाद एसिटिक अम्ल के कुछ मात्रा में बनने के बाद अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है। जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। साधारणतः इन्हें एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं जो भिन्न भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं, जैसे माल्टोज ग्लूकोज माल्टेज हो गया। ये क्या है? ये जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम हो गए तो सारे एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, कैरोलेज, ये सब क्या है? जैव उत्प्रेरक है।